आगे बढ़ते हैं। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की किस्मत अब वहां की फौज की बंदूकें तय करेंगी? क्या दोनों ही मुल्कों की तकदीर अब वहां के आर्मी चीफ लिखेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि दोनों देश राजनीतिक बवंडर में फंसे हैं और वहां के आर्मी जनरल अब सत्ता के सबसे बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। बांग्लादेश में शांति दूत यूनुस के खिलाफ आर्मी मोर्चा खोल चुकी है और सेना, और पाकिस्तान में जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर तो शहबाज ने खुद ही अपनी कुर्सी के नीचे बारूद बिछा दिया है। अब तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लेकिन सबसे पहले किसकी सरकार जाएगी, शहबाज की या यूनुस की? जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा देखी जा रही हैं। बाईं तरफ है पाकिस्तान के ताकतवर फौजी सरताज जनरल आसिम मुनीर और दाईं तरफ हैं बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमा। इन दोनों के पास वो असीमित ताकत है जो इनके मुल्क की किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की नींव हिला सकती है। बांग्लादेश में तो इसका ट्रेलर पिछले साल ही दिख चुका है और अब वहां की सेना फिर से वही इतिहास दोहराने की तैयारी में है। उधर पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर के प्रमोशन के बाद तख्ता पलट की हवा तेज हो गई है। बहुत जल्द यह हवा आंधी में बदल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको इसकी तीव्रता और इससे होने वाले नुकसान का अनुमान बताते हैं। शुरुआत बांग्लादेश से। पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाने वाले बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस और वहां के सेना प्रमुख जनरल वकर उज जमा के बीच तनाव चरम पर है। ढाका की सड़कों पर सेना की तैनाती बढ़ रही और यूनुस की कुर्सी डगमगा रही है। मोहम्मद यूनुस पर सेना का दबाव है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। कहने को तो मोहम्मद यूनुस एक ट्रांजिशनल लीडर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जो बांग्लादेश की आर्मी को नागवार गुजरे। उनमें सबसे बड़ा फैसला था रोहिंग्या कॉरिडोर। यूनुस की यह योजना सेना प्रमुख वकर उज जमा को बिल्कुल रास नहीं आई। दरअसल मोहम्मद यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील उर रहमान ने म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक मानवीय कॉरिडोर बनाने की योजना पेश की। इस योजना के तहत बांग्लादेश से म्यांमार के रखाइन कॉरिडोर बनाने की बात। रखाइन वही इलाका है जहां से भागकर रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश और अन्य देशों में पहुंच रहे हैं। बांग्लादेशी सेना का मानना है कि इस कॉरिडोर से बांग्लादेश को बड़ा कूटनीतिक नुकसान होगा। यूनुस तो उस नुकसान को नहीं भांप पाए, लेकिन आर्मी बहुत जल्दी समझ गई। वैसे समझ तो शायद अब यूनुस को भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान से करीबी की कीमत उन्हें कुर्सी से दूर होकर चुकानी पड़ सकती है। इसीलिए वो खुद भी कह रहे हैं कि अब अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी संभालते हुए मैं बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं, यानी कुर्सी छोड़ने से पहले भूमिका बनाई जा रही है। जब बांग्लादेश की सेना यूनुस के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रही थी तो वो पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे थे। अब जब बांग्लादेश की सेना ने यूनुस से दूरी बना ली है तो वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। और इस अकेलेपन से बाहर आने का उन्हें एक ही रास्ता नजर आ रहा है, अपने पद से इस्तीफा। क्योंकि बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा ने यूनुस पर सीधा वार किया और कहा कि 1 जनवरी 2026 तक नई सरकार चाहिए, यानी जितनी जल्दी हो सकता है बांग्लादेश में चुनाव करवाएं। इसी शर्त पर सेना ने यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपी थी। हो सकता है कि अब यूनुस को समझ आ जाए कि जो रास्ता उन्हें पाकिस्तान के करीब ले गया था, दरअसल वो सत्ता से दूर जाने का गुप्त मार्ग था। उस पर चलते हुए धीरे धीरे वो इस्तीफे की चौखट तक पहुंच चुके हैं। यूनुस को इस चौखट तक घसीटने का काम किया पाकिस्तान ने।
वो पाकिस्तान जहां इन दिनों सियासी भूकंप की आहट सुनाई दे रही है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। भारत से मिली करारी हार के बदले मुनीर के कंधे पर एक और स्टार लगाया गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मुनीर को यह प्रमोशन किसी और ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को प्रमोट किया है ताकि वो और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाए। लिहाजा उनकी असीम की असीमित ताकत को देखकर शहबाज शरीफ को तख्ता पलट का डर सताने लगा है। सहमे हुए शहबाज अब आसिम मुनीर के सामने नतमस्तक है। इस वक्त आसिम मुनीर जैसा कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ठीक वैसा ही कर रहे हैं। आसिम मुनीर अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसका सीधा मतलब है कि अब पाकिस्तान की सत्ता अब मुनीर ही चलाएंगे और जब भी उन्हें सही मौका मिलेगा वो शहबाज सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं और वो सीधे तौर पर सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के संदर्भ में सैन्य तख्ता पलट कोई अनोखी घटना नहीं मानी जाती। पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास बहुत पुराना रहा है। 1954 में पाकिस्तान में पहली बार तख्ता पलट हुआ। जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीमुद्दीन को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद 1958 में पीएम फिरोज खान नून का तख्ता पलटकर जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाली और कई साल तक पाकिस्तान की सत्ता में रहे। इसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को सत्ता से हटाकर खुद राष्ट्रपति बन गए। अगले एक दशक तक जनरल जिया उल हक ने पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आने दिया। वर्ष 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से हटाकर खुद राष्ट्रपति बन गए। पाकिस्तान में तख्ता पलट के इसी गौरवशाली इतिहास को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि क्या अब अगला नंबर शहबाज शरीफ का हो सकता है? क्या अब आसिम मुनीर भी तख्ता पलट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? बांग्लादेश में यूनुस की सत्ता डगमगा रही है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी डोल रही है। दोनों देशों में लोकतंत्र की पटकथा फौजी कलम से लिखी जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब किसी फौजी जनरल की नजर सत्ता पर पड़ी तो लोकतंत्र अंधेरे में सिमट कर रह गया। अब वही अंधकार इन दोनों मुल्कों पर छाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और भारत अब जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की। लेकिन पाकिस्तान गजवाए हिंद वाली जिहादी सोच में फंसा है। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब फिर वही पुराना गजवाए हिंद वाला जहर उगलने लगा है। पाकिस्तान के जनरल हो या मौलाना, सबका मकसद एक ही है, कट्टरपंथ का जुनून फैलाओ और आवाम को बारूद बनाओ। लेकिन क्या है गजवाए हिंद की साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी सांसद बोल रहे हैं, गजवाए हिंद। पाकिस्तान की संसद में सिर्फ एक बात पर बहस हो रही है, गजवाए हिंद। आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं तक की जुबान पर आजकल सिर्फ एक शब्द है, गजवाए हिंद। पाकिस्तान के कट्टरपंथी अचानक गजवाए हिंद की रट क्यों लगाने लगे हैं? गजवाए हिंद की ये रट पाकिस्तान में अचानक शुरू नहीं हुई। ये आतंक की नर्सरी में सोची समझी साजिश है। ये बहावलपुर और मुदीरके में आतंक के हेडक्वार्टर खत्म होने के बाद पाकिस्तान में आतंक की नई पौध तैयार करने की साजिश है। ऑपरेशन सिंदूर के सामने मुनीर का गणित फेल हो गया। पाकिस्तान की सेना सरेंडर कर चुकी है, इसलिए मुनीर ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की शरण ली है। जो काम बम बारूद से नहीं हो सका, पाकिस्तान के स्वघोषित मार्शल मुनीर उसे मजहब की आड़ लेकर करने की कोशिश में जुटे हैं।
ऐसी नाकाम कोशिश कट्टरपंथी मुनीर पहले भी कर चुके हैं। आसिम मुनीर का इशारा पाकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी पाकिस्तान के आम नौजवानों का माइंड वॉश करने में पूरी शिद्दत से जुट गए हैं। समझा बुझाकर, डांट डपट कर और रो धोकर वो पाकिस्तान के बच्चों और नौजवानों के सामने दुहाई दे रहे हैं। उन्हें गजवाए हिंद के नाम पर खुदकुश बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए पाकिस्तान की सेना में रहा लाल टोपी मौलाना कैसे सपनों का हवाला देकर और आंसू बहाकर पाकिस्तान के नौजवानों को गजवाए हिंद के नाम पर मरने के लिए उकसा रहा है। कैसे लाल टोपी के नाम से कुख्यात पाकिस्तान का कट्टरपंथी जैद हामिद बच्चों का माइंड वॉश कर रहा है। वो बच्चों और पाकिस्तान के नौजवानों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये धर्म युद्ध है और अगर इसमें वो मारे भी गए तो उन्हें जन्नत मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान का तकरीबन हर कट्टरपंथी मौलाना आजकल इसी काम पर लगा है। अब जरा ये भी सुन लीजिए कि ये कट्टरपंथी लाल टोपी गजवाए हिंद के नाम पर पाकिस्तान के नौजवानों को क्या क्या सपने दिखा रहा है। ये जैद हामिद का जहर है जो पाकिस्तान के बच्चों और नौजवानों के जहन में भरा जा रहा है। ये वही जहर है जो पहलगाम से पहले आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सेना के सामने उगला था। पाकिस्तान के स्वघोषित मार्शल आसिम मुनीर हो या कट्टरपंथी मौलाना या फिर लाल टोपी वाला जिहादी, ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद अब पाकिस्तान में नया जहर घोला जा रहा है। गजवाए हिंद के नाम पर आम जनता को बेकाबू बारूद बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी बातें पाकिस्तान की संसद में भी खूब हो रही हैं। जरा गौर से देखिए, जब भरी संसद में पाकिस्तान का यह सांसद बार बार गजवाए हिंद की बात कर रहा था, तब उसके आसपास बैठे बाकी सांसद उसकी बातें सुन सुनकर कैसे हंस रहे थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथी कैसे पाकिस्तान के नौजवानों को गजवाए हिंद का गाजी बनाने के लिए मजहब की आड़ लेकर झूठे सपने दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, पाकिस्तान की फौज और मौलाना गजवाए हिंद का ढकोसला लेकर लौटे हैं। उनके टारगेट पर है पाकिस्तान की आवाम, जिसे शहीद, गाजी और जन्नत का सपना दिखाकर भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। यह सारा माइंड गेम है जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी अरसे से खेलते आए हैं। पाकिस्तान की सेना परास्त हो चुकी है, आतंक के आका पस्त हो गए हैं। इसलिए पाकिस्तान के मौलानाओं ने गजवाए हिंद के नाम पर भारतवर्ष में आतंक फैलाने का नया खेल शुरू किया है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान के एक मशहूर मौलाना तारिक मसूद ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जंग छिड़ जाती है तो पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए यह जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान के मौलाना पाकिस्तान के आम लोगों को जिहाद के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ लाल टोपी जैसे कट्टरपंथी रो रो कर मासूमों का माइंड वॉश करने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हथियारों की रेस में चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। बीजिंग का दावा है कि वो ऐसे हाइपरसोनिक ड्रोन का झुंड बना रहा है जो एटमी हथियारों से भी लैस होगा। यानी अमेरिका से जंग की सूरत में अब केवल जिनपिंग की फौज ही नहीं बल्कि उसके हाइपरसोनिक ड्रोन भी भिड़ेंगे। चीन और अमेरिका दोनों अपनी ड्रोन आर्मी तैयार कर रहे हैं, लेकिन चीन दावा कर रहा है कि वो इस रेस में अमेरिका से आगे निकलता दिख रहा है। रूस के कजान शहर का यह वीडियो आप भूले नहीं होंगे। 21 दिसंबर 2024 वो तारीख जब कजान में ड्रोन अटैक को देखकर लोगों को 9/11 की याद आ गई। इतना शक्तिशाली वार कि मजबूत इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन युद्ध में हमले की ऐसी तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को से भी आ चुकी हैं। मॉस्को, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, जिसकी सिक्योरिटी किसी अभेद किले से कम नहीं, वो किला जिसके आगे ताकतवर मिसाइलें भी फुस हो गईं, लेकिन ड्रोन ने उस मजबूत किले को भी भेद डाला। तो दुनिया को इसकी ताकत समझ में आने लगी। ये ऐसा वेपन है जिसके लिए किसी इंसान को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद अटैक करके दुश्मन खेमे में मौत बांट आता है।
ड्रोन को फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे सटीक और विस्फोटक हथियार माना जा रहा है। कई देश ड्रोन तकनीक को तेज धार दे रहे हैं। भविष्य के लिहाज से उसे आधुनिक और विनाशक बनाया जा रहा है। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा चीन को लेकर है। अब तक आप हाइपरसोनिक मिसाइलों की कहानी सुन रहे थे। कई देश ये सोच ही रहे थे कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल की काट क्या होगी, लेकिन इसी बीच चीन ने दावा किया कि वो हाइपरसोनिक ड्रोन बना रहा है जो स्मार्ट स्वार्म तकनीक से लैस होंगे। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में स्मार्ट स्वार्म वेपन का जिक्र है। आसान भाषा में बताएं तो चीन अपने ही एक नेटवर्क से अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी ड्रोन जोड़ने वाला है जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भरेंगे। ये ड्रोन स्मार्ट स्वार्म टेक्नोलॉजी वाले होंगे यानी झुंड में हमला करेंगे। इनके जरिए परमाणु अटैक भी करवाया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार भी इन्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रडार ऊंचाई पर उड़ने वाली बड़ी चीजों का आसानी से पता लगा लेता है, लेकिन नीचे उड़ने वाले ऑब्जेक्ट उसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। अमेरिकी चुनौती से निपटने के लिए चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ड्रोन वॉर में चीन अमेरिका से आगे निकलने की फिराक में है। अगर चीन सचमुच ऐसी तकनीक पर आगे बढ़ चुका है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। चीन की तकनीक का मुकाबला अमेरिका के मिसाइल मल्टीपल साइमल्टेनियस एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से, जो साल 2017 में शुरू हुआ था। ये एक साथ कई मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। आज की लड़ाई सिर्फ तकनीक पर लड़ी जा रही है। इसकी शुरुआत उस दिन से हो गई थी जब पहली बार मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल जंग के मैदान में किया गया था। युद्ध भूमि में पहली बार आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल 2016 में हुआ था। तब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। नागोर्नो काराबाख के आसमान में ये ड्रोन देखे गए थे, जिनके प्रहार से आग लग गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास की लड़ाई में भी लोगों ने इसकी ताकत देखी है, लेकिन इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए भी किया जाता रहा है। जनवरी 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से मारा था। बगदाद एयरपोर्ट के पास सुलेमानी के काफिले को अमेरिका ने लॉक किया था। जुलाई 2022 में अल कायदा के खूंखार आतंकी अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन से ही मारा गया था। पिछले साल अक्टूबर में गाजा के लादेन याह्या सिनवार के ठिकाने पर ड्रोन का डर कुछ इस तरह दिखा था। वो छड़ी से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। इजराइल ने ड्रोन के जरिए सिनवार की लोकेशन ट्रैक की थी। पहचान कंफर्म होने के बाद सिनवार मलबे में दबा मिला था। अमेरिका ने तो अल कायदा और तालिबान जैसे आतंकी गुटों की कमर इसी तकनीक के सहारे तोड़ दी थी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक क्लिक पर उसने आतंक का खात्मा किया। अब चीन ड्रोन तकनीक को हाइपरसोनिक शक्ति से लैस करने जा रहा है। भविष्य की लड़ाई में ये फाइटर जेट और मिसाइल से भी ज्यादा डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको वो खबर दिखाते हैं जो पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। खबर आसिम मुनीर के आसमानी जासूस और भारत के सुदर्शन चक्र से जुड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब मुनीर ने भारत की हवाई सीमा की निगरानी के लिए अपने सबसे ताकतवर हवाई जासूस को भेजा तो भारत के S-400 ने उसे ढेर कर दिया और S-400 का ये वार ऐतिहासिक बन गया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने जब पाकिस्तान पर सिंदूरी प्रहार किया तो शहबाज और मुनीर ने भी
आसमान में अपने जासूसों को भेज दिया था। हवाई निगरानी के लिए अवाक्स और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए। लेकिन फिर लॉन्च हुआ एक ऐसा हथियार जिससे पाकिस्तान के आसमान में अंधकार छा गया। यह हथियार था भारत का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो करिश्मा करके दिखाया जो अब तक केवल रूस और अमेरिका की सैन्य कथाओं में ही सुना गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सरहद से 314 किलोमीटर दूर 35,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान का सबसे एडवांस अवाक्स एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा था। रावलपिंडी के सुरक्षा गलियारों में इसे जंग के मैदान में तीसरी आंख भी कहा जाता है। लेकिन भारत के S-400 ने 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे उस अवाक्स एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस अवॉक्स एयरक्राफ्ट ने भोलारी एयरबेस से उड़ान भरी थी और कराची के पूर्वी सेक्टर में भारत के ऑपरेशन सिंदूर की हर मूवमेंट पर नजर गड़ाए हुए था। लेकिन S-400 की सुपरसोनिक स्ट्राइक ने उसे दृष्टिहीन कर दिया। और आज अवाक्स एयरक्राफ्ट की ये किलिंग पश्चिमी मीडिया में ऐतिहासिक मानी जा रही है। यह महज एक इंटरसेप्ट अटैक नहीं था, बल्कि स्ट्रेटेजिक असैसिनेशन था जिसने पाकिस्तान की एयर वॉर कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया। भारत का S-400 कोई आम एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। यह नजर भी है, निशाना भी है और नेटवर्क भी। लेकिन बात अब सिर्फ S-400 तक सीमित नहीं है। भारत अब S-500 पर भी विचार कर रहा है। खबर है कि S-400 के बाद अब S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत के सुरक्षा कवच का अहम हिस्सा बन सकता है। S-500 रूस का बनाया हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है और पूरी दुनिया में इसका कोई मुकाबला नहीं है। हथियारों के मामले में भारत और रूस का रिश्ता बहुत पुराना है। ऐसे में अब रूस भारत को अपना सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम S-500 भी देना चाहता है। इसके लिए रूस की तरफ से भारत को S-500 की डील का ऑफर दिया गया है। कहा जा रहा है कि रूस का यह ऑफर S-500 के जॉइंट प्रोडक्शन का है। अगर यह डील आगे बढ़ती है तो S-500 का प्रोडक्शन भी भारत में ही हो सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक रूस की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रस्ताव है। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया में S-500 का पहला खरीदार हो सकता है। उसके आने से भारत के सुरक्षा कवच को भेदना नामुमकिन हो जाएगा। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर तक है। यह 800 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट की पहचान कर लेता है और उसे 600 किलोमीटर दूर ही मार गिरा सकता है। यह सिस्टम एक साथ 10 मिसाइल, जेट और ड्रोन के टारगेट को ट्रैक और तबाह कर सकता है। खास बात यह है कि S-500 स्टील्थ तकनीक वाले 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को भी आसानी से गिरा सकता है। यह रूसी डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक और बेहद लंबी दूरी की ICBM को भी एक पल में नष्ट कर सकता है। S-500 एक मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, यानी इसे ट्रकों से काफी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि S-400 से किस तरह अलग है ये। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। S-400 और S-500 दोनों रूसी वायु रक्षा प्रणालियां हैं, लेकिन इसमें S-500 बेहतर है। S-500 का रिएक्शन टाइम 3 से 4 सेकंड है, जबकि S-400 का 9 से 10 सेकंड। S-500 की रेंज 600 किलोमीटर तक है, जबकि S-400 की रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है। S-500 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ सैटेलाइट्स को भी निशाना बना सकता है, जबकि S-400 मुख्य रूप से विमान और क्रूज मिसाइलों के लिए ही है। इसका रियल डेमो पाकिस्तान की एयरफोर्स देख चुकी है। उसकी टेंशन बढ़ाने वाली खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 27 मई को रूस जा सकते हैं, जहां वो सुरक्षा के मुद्दे पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग ले सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद NSA अजीत डोभाल के रूस के दौरे पर सबकी नजरें होंगी। वहां पर S-400 की 2 बैटरियों की डिलीवरी पर भी बात हो सकती है।
दरअसल भारत और रूस में S-400 की 5 बैटरियों की डील हुई। 3 बैटरियां भारत आ चुकी हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने में हुआ, और 2 बैटरियां आना अभी बाकी हैं। सूत्रों का दावा है कि अजीत डोभाल को इन्हीं बची हुई 2 बैटरी की फास्ट ट्रैक डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा है। S-400 कितना घातक है ये भी समझ लीजिए। ऑपरेशनल रेंज है 400 किलोमीटर, 100 से 40,000 फीट की ऊंचाई तक पर टारगेट नष्ट कर सकता है। एक साथ 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एक साथ 36 मिसाइलों से अटैक कर सकता है। इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके रडार की रेंज 600 किलोमीटर है। भारत का संदेश साफ है, अब आतंकवाद का जवाब सिर्फ युद्ध से दिया जाएगा। S-400 ने पाकिस्तान को दृष्टिहीन किया और S-500 उसकी आतंकी सोच की जड़ पर चोट करने में सबसे अहम हथियार साबित हो सकता है। जिस दिन S-500 भारत की जमीन पर तैनात हुआ, उस दिन दुश्मन के पास देखने, सोचने और जान बचाने की कोई संभावना नहीं बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब भारत की वायु शक्ति की बात करते हैं, जिसमें गरुड़ जैसी नजर और वज्र जैसी ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत देखी। अब भारत नेक्स्ट लेवल की एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसे दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सिर्फ चंद सेकंड लगेगी। DRDO ने इस मिसाइल का नाम स्टार रखा है। देखिए भारत में स्टार उदय कैसे बन रहा है पाकिस्तान की वायु शक्ति का भय। हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को दिया है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सह। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ भारत के ब्रह्मोस का है। पाकिस्तान उस मिसाइल से डरा हुआ है जिसने शहबाज और मुनीर को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत ने सिर्फ 15 ब्रह्मोस दागी और पाकिस्तान की 20% वायु शक्ति तबाह हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तो सिर्फ भारत के बदले का ट्रेलर देखा है। अब भारत ऐसा ब्रह्मास्त्र बना रहा है जिससे एक ही बार में इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हुकूमत की दीवारें तक हिल जाएंगी, बीजिंग में हड़कंप मच जाएगा और भारत का हर दुश्मन दहल जाएगा। भारत स्टार सुपरसोनिक टैक्टिकल मिसाइल बना रहा है। स्टार का मतलब है सुपरसोनिक टैक्टिकल एडवांस रामजेट। DRDO इस मिसाइल प्रोजेक्ट को तीसरे चरण में ले जा चुका है। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है जो तीनों सेनाओं के लिए काम आएगी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्टार मिसाइल अपने आखिरी फेज में है। उसे उड़ाकर लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा घातक होगी। पहले आपको ब्रह्मोस की शक्ति का छोटा सा वीडियो ट्रेलर दिखाते हैं। करीब 8.5 मीटर लंबी ये ब्रह्मोस मिसाइल जब उड़ान भरती है तो आसमान की शिकारी की तरह दुश्मन पर भीषण प्रहार करती है। 3000 किलो वजनी ये मिसाइल 500 किलोमीटर तक दुश्मन को दहला सकती है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की विजय गाथा न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सुन रहे हैं। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं
आगे कब खुलेगा? आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की विजयगाथा भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सुना रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ही नहीं, बल्कि तीनों सेनाएं ब्रह्मोस के पराक्रम को प्रणाम कर रही हैं। लेकिन स्टार मिसाइल भारत का नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है। दावा किया जा रहा है कि भले ही स्टार मिसाइल की रेंज ब्रह्मोस से कम हो, लेकिन दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करने का मादा रखती है। आसिम मुनीर भी इस मिसाइल के पावर को देखकर कांप जाएंगे। इस मिसाइल की रेंज होगी 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर। तेजस के साथ इस मिसाइल से 300 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। ये 10 मीटर से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। ये 3065 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार कर सकती है। ये 50 सेकंड से 200 सेकंड में भारत के टारगेट को लॉक कर सकती है। ये मिसाइल तेजी से दिशा बदल सकती है। दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ अगले 3 महीने में स्टार मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। इसकी सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से दुश्मन के रेडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसे ट्रैक करना और रोकना लगभग असंभव होगा। इस मिसाइल से दुश्मन के कमांड सेंटर, मिलिट्री बेस और एयरबेस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस मिसाइल में अनप्रेडिक्टेबल सरप्राइज एलिमेंट्स हैं, यानी ये दुश्मन को हवा में ऐसा चकमा देगी कि उसका सारा एयर डिफेंस फेल हो जाएगा। भारत ने जिस तरह जिन्नालैंड में ब्रह्मोस के विध्वंस का प्रमाण दिखाया है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स स्टार मिसाइल का ट्रेलर देखकर ही दहल गए होंगे। ये भारत की वो वायु शक्ति है जिसमें असीम शौर्य और अदम्य साहस है और जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कल से जो खबर छाई हुई है पूरी सोशल मीडिया पर, दिन की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित खबर, अब उसकी बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव के कुनबे से यह खबर आई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसमें वो एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स तेज प्रताप की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। बिहार में काबा, तेज प्रताप की ये तस्वीर और वीडियो वायरल होने के बाद लालू परिवार में भूचाल बा। मांग में सिंदूर लगाए हुए एक लड़की और साथ में खड़े लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। ये अकेली वायरल तस्वीर नहीं है, ऐसी कुछ और तस्वीरों ने बिहार चुनाव से ऐन पहले लालू प्रसाद के परिवार और पार्टी में तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल बाहर किया गया। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि उसी वक्त लिख दी गई थी जब तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक लड़की के साथ तस्वीर शेयर की और लिखा कि वो 12 साल से रिश्ते में है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और लिखा कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव ने उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया तो सारी अटकलों पर विराम लग गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ज्येष्ठ पुत्र तेज प्रताप की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तेज प्रताप के छोटे भाई ने भी साफ साफ कह दिया कि बड़े भाई ने जो कुछ किया है वो ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है
राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। तेज प्रताप के साथ एक लड़की के फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसके आधार पर सोशल मीडिया यूजर तेज प्रताप की दूसरी शादी का दावा कर रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप का अभी ऐश्वर्या के साथ तलाक का केस खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में तेज प्रताप की एक और लड़की के साथ तस्वीरें वायरल होने से लालू परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा ये तो भगवान ही जाने। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू के कुनबे में मचा ये भूचाल चुनावों और आरजेडी पर क्या असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ताकत और शौर्य को दुनिया ने देखा, लेकिन सवाल यह कि 10 मई को आखिर हुआ क्या था। कैसे पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान अल मरसूस को भारत ने फेल कर दिया और महज 8 घंटे में कैसे पाकिस्तान ने कर दिया भारत के सामने आत्मसमर्पण। पूरी कहानी देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। पाकिस्तान के नापाक हमले के जवाब में भारत की मिसाइलों की गर्जना से पूरा जिन्नालैंड दहल उठा। भारतीय वायुवीरों ने वो कहर बरपाया कि पाकिस्तान त्राही त्राही कर उठा। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान के DGMO भारत से सीजफायर की भीख मांगने लगे। मई 2025 ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस और मिसाइल ठिकानों पर हमले का प्लान बनाया। पाकिस्तानी सेना के ड्रोन्स, मिसाइल, फाइटर जेट्स भारत पर हमले के लिए निकल पड़े, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान घुटनों पर आकर सीजफायर की भीख मांगने लगा। लेकिन सीजफायर के बाद पाकिस्तान अपनी झूठी शान बचाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पूरी दुनिया में झूठ फैलाने में लगा है। पाकिस्तान के शिकस्त का प्रमाण अब पूरी दुनिया देख चुकी है। ये समझ चुकी है कि डर के मारे कैसे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने 9-10 मई की रात 1 बजे ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया। पाकिस्तानी सेना का टारगेट भारत के एयरबेस थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर 4 बड़े हवाई हमले किए। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस, हवाई जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान भारत से सीजफायर की गुहार लगाने लगा और महज 8 घंटे में पाकिस्तान सीजफायर की बात करने लगा। पाकिस्तान अगले 48 घंटों में भारत के एयरबेस को तबाह करने की बात कर रहा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया। सिर्फ फाइटर जेट से ही नहीं, बल्कि भारत ने हवा से सतह पर मार करने वाली कई मिसाइलें इस्तेमाल की और सुबह 9:30 बजे ही पाकिस्तान ने हार मान ली। पाकिस्तान चीन और तुर्की के कबाड़ हथियारों के दम पर भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत के हमलों ने इन हथियारों को राख में तब्दील कर दिया। रिपोर्ट के